ये कहानी किसी महापुरुष की नहीं है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो डरता भी था, हिचकिचाता भी था, लेकिन फिर भी सच के साथ खड़ा हुआ। आज आप जिस आजादी में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे एक दुबला पतला सा आदमी था, जिसके पास न हथियार थे, न सत्ता, सिर्फ सच और साहस था। ये कहानी है महात्मा गांधी की। प्रस्तावना: महात्मा गांधी को समझना मतलब सिर्फ इतिहास पढ़ना नहीं, बल्कि ये समझना है कि एक आम इंसान अपने चरित्र की ताकत से पूरी सत्ता को कैसे चुनौती दे सकता है। गांधी जी कोई युद्ध जीतने वाले सेनापति नहीं थे, नहीं उन्होंने बंदूक उठाई, फिर भी उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। ये गांधी जी को महापुरुष की मूर्ति नहीं, बल्कि एक सोचने समझने वाले इंसान के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसने अपने जीवन को प्रयोगशाला बनाया और हर अनुभव से कुछ सीखा। जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि: महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नगर में हुआ। उनका वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे, जबकि माता पुतलीबाई धार्मिक प्रवृत्ति की अत्यंत अनुशासित और सहनशील महिला थी। गांधी जी के व्यक्तित्व पर सबसे गहरा प्रभाव उनकी माता का पड़ा। उपवास, आत्मसंयम, सादगी और दूसरों के प्रति करुणा जैसे गुण उन्हें बचपन से ही पारिवारिक वातावरण से प्राप्त हुए। यही संस्कार आगे चलकर उनके जीवन दर्शन की नींव बने। बचपन और प्रारंभिक व्यक्तित्व: गांधी जी का बचपन साधारण था। वे न तो असाधारण प्रतिभाशाली छात्र थे और न ही नेतृत्व के स्पष्ट गुण उनमें बचपन से दिखाई देते थे। वे शर्मीले, कम बोलने वाले और सामान्य विद्यार्थी थे, लेकिन एक गुण ऐसा था जो उन्हें दूसरों से अलग करता था: ईमानदारी। बचपन में एक छोटी सी गलती को छुपाने की कोशिश ने उन्हें इतना मानसिक कष्ट दिया कि उन्होंने स्वयं सब कुछ स्वीकार कर लिया। ये घटना उनके जीवन में सत्य के महत्व को स्थायी रूप से स्थापित कर गई। उनके लिए सत्य कोई नैतिक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका बन गया। शिक्षा और इंग्लैंड यात्रा: 1888 में गांधी जी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की। ये उनके जीवन का चुनौतीपूर्ण दौर था। एक ओर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव था, तो दूसरी ओर अपनी भारतीय पहचान को बचाए रखने की चिंता। प्रारंभ में उन्हें अंग्रेजी भाषा, खान पान और सामाजिक व्यवहार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने अपनी मूल मान्यताओं से समझौता नहीं किया। वे शाकाहारी रहे और भारतीय मूल्यों से जुड़े रहे। इंग्लैंड में रहते हुए गांधी जी ने ये सीखा कि आधुनिकता अपनाई जा सकती है, लेकिन अपनी जड़ों को छोड़े बिना। वकालत और प्रारंभिक असफलताएं: 1891 में कानून की पढ़ाई पूरी कर गांधी जी भारत लौटे और वकालत शुरू की, लेकिन यहां उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। वे अदालत में ठीक से बोल नहीं पाते थे और आत्मविश्वास की कमी साफ दिखाई देती थी। ये असफलता उनके लिए निराशाजनक थी, लेकिन इसी दौर ने उनके अहंकार को तोड़ा और उन्हें आत्मविश्लेषण का अवसर दिया। यहीं से उनके जीवन में यह स्पष्ट हुआ कि उनका रास्ता केवल व्यक्तिगत सफलता का नहीं, बल्कि सामाजिक उद्देश्य का होगा। दक्षिण अफ्रीका जाने का निर्णय: 1893 में एक कानूनी कार्य के सिलसिले में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। ये यात्रा उनके जीवन की दिशा बदलने वाली साबित हुई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे नस्लीय भेदभाव ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि अन्याय सिर्फ व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना का हिस्सा है, जिसका विरोध आवश्यक है। ट्रेन घटना और चेतना का जागरण: दक्षिण अफ्रीका में एक ऐतिहासिक घटना घटी, जब प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद गांधी जी को सिर्फ भारतीय होने के कारण ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। ठंडी रात, अपमान और अकेलापन, इन सब ने उनके भीतर गहरा मंथन पैदा किया। उसी रात उन्होंने ये निश्चय किया कि वे अन्याय को चुपचाप सहन नहीं करेंगे,
लेकिन उसका विरोध हिंसा के माध्यम से भी नहीं करेंगे। यही क्षण उनके जीवन में परिवर्तन का बिंदु बना। नस्ल भेद के विरुद्ध संघर्ष। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने देखा कि भारतीयों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना जाता है। उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। गांधी जी ने भारतीय समुदाय को संगठित किया और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने अहिंसक तरीकों से कानूनों का विरोध किया और जेल जाने से भी पीछे नहीं हटे। इस संघर्ष ने यह सिद्ध कर दिया कि नैतिक साहस शारीरिक बल से कहीं अधिक प्रभावी हो सकता है। सत्याग्रह की अवधारणा। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने सत्याग्रह की अवधारणा को विकसित किया। सत्याग्रह का अर्थ था सत्य के प्रति अडिग रहना और अन्याय का विरोध बिना हिंसा के करना। यह कोई निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं था, बल्कि आत्मबल और नैतिक दबाव पर आधारित सक्रिय आंदोलन था। सत्याग्रह ने संघर्ष को एक नई दिशा दी और इसे नैतिक ऊंचाई प्रदान की। भारत वापसी। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। अब वे केवल एक वकील नहीं थे, बल्कि अनुभवों से परिपक्व नेता बन चुके थे। भारत लौटने के बाद उन्होंने सीधे किसी बड़े आंदोलन की घोषणा नहीं की। इसके बजाय उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, गांवों में रहे और किसानों, मजदूरों तथा गरीबों की वास्तविक स्थिति को समझा। उन्होंने पहले देश को समझा, फिर उसे दिशा देने की तैयारी की। जनता से जुड़ाव। गांधी जी ने खुद को आम जनता से अलग नहीं रखा। वे सादा जीवन जीते थे, साधारण कपड़े पहनते थे और लोगों की भाषा में बात करते थे। यही कारण था कि जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि माना। वे जनता के बीच रहकर उनके दुख दर्द को समझते थे और समाधान भी उन्हीं के साथ मिलकर खोजते थे। चंपारण सत्याग्रह। 1917। भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी का पहला बड़ा जनांदोलन चंपारण में हुआ। बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेज नील की खेती जबरन करवा रहे थे। किसानों को अपनी जमीन पर खाने की फसल उगाने की इजाजत नहीं थी। 3 कठिया प्रथा के तहत उन्हें 3/20वां हिस्सा नील के लिए देना ही पड़ता था। यह सीधा शोषण था, आर्थिक भी और मानसिक भी। गांधी जी ने यहां कोई भाषणबाजी नहीं की। उन्होंने पहले किसानों की बातें सुनी, जमीनी हकीकत को समझा और फिर प्रशासन से सीधे टकराव का रास्ता चुना। जब उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया तो उन्होंने मना कर दिया और सजा भुगतने को तैयार हो गए। यही पहला मौका था जब ब्रिटिश सरकार को एक भारतीय के सामने झुकना पड़ा। चंपारण सत्याग्रह ने यह साफ कर दिया कि अहिंसा सिर्फ नैतिक विचार नहीं, बल्कि एक कामयाब राजनीतिक हथियार भी हो सकता है। खेड़ा सत्याग्रह। 1918। खेड़ा, गुजरात में हालात अलग नहीं थे। भयंकर अकाल पड़ा था, फसल नष्ट हो चुकी थी, लेकिन अंग्रेज सरकार फिर भी पूरा लगान वसूलना चाहती थी। किसानों की हालत इतनी खराब थी कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। गांधी जी ने यहां किसानों को संगठित किया और उन्हें सिखाया कि डरकर झुकना अब ऑप्शन नहीं है। गांधी ने किसानों से कहा कि वे कर नहीं देंगे, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि जमीन जब्त होने और जेल जाने का डर सबके सामने था। लेकिन सामूहिक साहस ने काम किया। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और कर में राहत देनी पड़ी। खेड़ा सत्याग्रह ने साबित कर दिया कि जब आम लोग एकजुट होते हैं तो सत्ता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे पीछे हटना ही पड़ता है। अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में मजदूरों को बेहद कम मजदूरी मिलती थी। मालिक और मजदूरों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा था। गांधी जी ने यहां हिंसा या तोड़फोड़ का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने मजदूरों को संयम और अनुशासन सिखाया। खुद अनशन पर बैठकर उन्होंने मालिकों और मजदूरों दोनों पर नैतिक दबाव बनाया। ये आंदोलन इसलिए खास था क्योंकि यहां गांधी जी ने दिखाया कि संघर्ष सिर्फ सरकार से नहीं, बल्कि समाज के भीतर भी होता है। मजदूरों को उनकी मेहनत का सही मूल्य मिला और मालिकों को भी
अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम था। असहयोग आंदोलन 1920, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट ने पूरे देश को झकझोर दिया था। गांधी जी को समझ आ गया था कि अब सिर्फ याचिकाओं से काम नहीं चलेगा। उन्होंने असहयोग आंदोलन का ऐलान किया। इसका मतलब था ब्रिटिश शासन के हर उस सिस्टम से दूरी बनाना जो उसे ताकत देता है। लोगों ने सरकारी स्कूल छोड़े, विदेशी कपड़ों की होली जलाई, अंग्रेजी अदालतों और नौकरियों से इस्तीफा दिया। पहली बार आजादी की लड़ाई शहरों से निकलकर गांवों तक पहुंची। हालांकि चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले पर उनकी आलोचना हुई, लेकिन गांधी जी साफ थे। उनके लिए आजादी से ज्यादा जरूरी था उसका नैतिक रास्ता। गांधी और चरखा गांधी जी के लिए सिर्फ सूत काटने की मशीन नहीं था, ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। ब्रिटिश उद्योग भारतीय कच्चे माल का इस्तेमाल कर कपड़ा बनाता और वही कपड़ा भारत में महंगे दामों पर बेचता था। चरखे के जरिए गांधी जी ने इस आर्थिक शोषण को चुनौती दी। जब हर भारतीय अपने कपड़े खुद बनाएगा तो विदेशी कपड़ों की मांग अपने आप खत्म हो जाएगी। ये विचार सिंपल था लेकिन असरदार। चरखा गांव, गरीब और स्वदेशी तीनों को एक साथ जोड़ता था। गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। गांधी जी के आने से पहले कांग्रेस एक सीमित वर्ग की संस्था थी। अंग्रेजी बोलने वाले पढ़े लिखे लोग ही इसमें सक्रिय थे। गांधी जी ने कांग्रेस को आम जनता की पार्टी बना दिया। गांव, किसान, मजदूर सब इसमें शामिल होने लगे। उन्होंने कांग्रेस को सिर्फ राजनीतिक मंच नहीं बल्कि एक जन आंदोलन में बदल दिया। यहीं से कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के लिए असली चुनौती बन गई। दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन। भूमिका, संघर्ष का निर्णायक मोड़। 1919 से 1929 के बीच भारत की राजनीति एक उबाल पर थी। असहयोग आंदोलन ने जनता को जगा दिया था, लेकिन आजादी अभी दूर थी। अंग्रेज सरकार भारतीयों की हर सांस पर टैक्स लगाती थी, यहां तक कि नमक जैसी बुनियादी चीज पर भी। महात्मा गांधी समझ चुके थे कि अगर जनता को एक साथ खड़ा करना है तो मुद्दा ऐसा होना चाहिए जो हर गरीब, अमीर, गांव, शहर सबको सीधे छुए। यही सोच दांडी मार्च की जमीन बनी। नमक कानून शोषण का प्रतीक। ब्रिटिश सरकार ने नमक बनाने और बेचने पर एकाधिकार कर रखा था। समुद्र किनारे रहने वाला गरीब भी अपना नमक खुद नहीं बना सकता था। यह कानून आर्थिक शोषण का सबसे क्रूर उदाहरण था। गांधी जी ने इस कानून को चुनौती देने का फैसला इसलिए किया क्योंकि नमक हर इंसान की बुनियादी जरूरत है। उनका संदेश साफ था, जब कानून अन्यायपूर्ण हो तो उसका नैतिक विरोध जरूरी है। दांडी मार्च की योजना। गांधी जी ने कोई गुप्त साजिश नहीं रची। उन्होंने 12 मार्च 1930 को सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि वे साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा करेंगे और नमक कानून तोड़ेंगे। ये यात्रा लगभग 240 मील लंबी थी। उनके साथ 78 सत्याग्रही थे। ये संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की सोच बहुत बड़ी थी। हर कदम के साथ देश को जगाना। दांडी मार्च एक शांत क्रांति। दांडी मार्च कोई साधारण यात्रा नहीं थी। गांव गांव से लोग निकलकर गांधी जी को देखने आते, उनका साथ कुछ दूर तक देते और उनके विचार सुनते। ये मार्च एक चलता फिरता विश्वविद्यालय बन गया। गांधी जी रास्ते में लोगों को समझाते कि आजादी सिर्फ नेताओं का काम नहीं बल्कि हर आम आदमी की जिम्मेदारी है। बिना नारेबाजी, बिना हिंसा, बस अनुशासन और दृढ़ संकल्प। 6 अप्रैल 1930 नमक कानून का उल्लंघन। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के किनारे से मुट्ठी भर नमक उठाया। यह दिखने में एक छोटा सा काम था, लेकिन इसका असर विस्फोटक था। इस एक क्रिया ने ब्रिटिश कानून की वैधता पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया।
पूरे देश में लोगों ने नमक बनाना शुरू कर दिया। महिलाएं, किसान, मजदूर सब इस आंदोलन का हिस्सा बन गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार। दांडी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। लोगों ने कर देना बंद किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और सरकारी आदेशों का शांतिपूर्वक उल्लंघन किया। सरकार ने जवाब में दमन का रास्ता चुना। हजारों लोग जेल भेजे गए। खुद गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आंदोलन रुकने के बजाय और तेज हो गया। धरासना सत्याग्रह और दमन। धरासना नमक कारखाने पर हुए सत्याग्रह ने दुनिया को झकझोर दिया। निहत्थे सत्याग्रही लाठियों से पीटे गए, लेकिन उन्होंने प्रतिरोध में हाथ तक नहीं उठाया। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों ने इस क्रूरता की रिपोर्टिंग की। पहली बार दुनिया ने ब्रिटिश शासन का असली चेहरा देखा। ये भारत की लड़ाई को वैश्विक समर्थन दिलाने वाला पल था। गांधी इरविन समझौता। लगातार दबाव और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के चलते ब्रिटिश सरकार को बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ा। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके तहत राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया। हालांकि इससे पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार अब भारतीय जनता की उपेक्षा नहीं कर सकती। गोलमेज सम्मेलन और निराशा। गांधी जी लंदन में गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए, लेकिन वहां उन्हें निराशा हाथ लगी। ब्रिटिश सरकार वास्तविक सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार नहीं थी। ये अनुभव गांधी जी के लिए कड़वा था, लेकिन इससे उनका विश्वास कमजोर नहीं पड़ा। वे समझ गए कि आजादी का रास्ता लंबा है और संघर्ष अभी बाकी है। दांडी मार्च का ऐतिहासिक महत्व। दांडी मार्च ने स्वतंत्रता आंदोलन को जनांदोलन बना दिया। ये आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा, बल्कि नैतिक बन गया। गांधी जी ने साबित किया कि बिना हथियार उठाए भी साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। नमक जैसे छोटे से मुद्दे ने बड़े साम्राज्य की नींव हिला दी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भूमिका अब या कभी नहीं। 1940 के दशक की शुरुआत तक ये साफ हो चुका था कि ब्रिटिश शासन भारत को वास्तविक सत्ता देने के मूड में नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और भारत को बिना पूछे युद्ध में झोंक दिया गया था। जनता थकी हुई थी, वादों से, समझौतों से और आधे अधूरे सुधारों से। इसी माहौल में महात्मा गांधी ने एक आखिरी निर्णायक कॉल दी। ये कोई सीमित आंदोलन नहीं होना था। ये सीधा सवाल था, आजादी अभी या फिर कभी नहीं। भारत छोड़ो प्रस्ताव। अगस्त 1942। अगस्त 1942 में बंबई, आज का मुंबई, के गोवालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। यही भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी का संदेश बिल्कुल साफ था। ब्रिटिश सरकार को भारत तुरंत छोड़ना होगा। यह प्रस्ताव किसी बातचीत या समय सीमा पर टिका नहीं था। यह पूर्ण स्वतंत्रता की सीधी मांग थी। पहली बार कांग्रेस ने बिना शर्त सत्ता हस्तांतरण की बात कही। करो या मरो, आंदोलन की आत्मा। 8 अगस्त 1942 की रात गांधी जी ने जो भाषण दिया, वही इस आंदोलन की आत्मा बन गया। उनका नारा था, करो या मरो। इसका मतलब हिंसा नहीं था, बल्कि पूर्ण समर्पण था। उन्होंने जनता से कहा कि वे हर कीमत पर आजादी के लिए खड़े रहें, चाहे उन्हें जेल जाना पड़े या जीवन की कठिनाइयां सहनी पड़े। यह भाषण कोई भावुक अपील नहीं, बल्कि एक नैतिक आदेश था। नेतृत्व की तुरंत गिरफ्तारी। ब्रिटिश सरकार खतरे को समझ चुकी थी। 9 अगस्त 1942 की सुबह होते होते गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को आगा खान पैलेस में नजरबंद कर दिया गया। सरकार की सोच थी कि नेतृत्व को हटाते ही आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जनता का स्वतःस्फूर्त विद्रोह। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन जनता के हाथों में चला गया।
देश भर में हड़तालें हुई, जुलूस निकले और सरकारी इमारतों का बहिष्कार किया गया। रेलवे लाइनें, टेलीग्राफ और प्रशासनिक ढांचे को निशाना बनाया गया। ये आंदोलन किसी एक पार्टी या नेता के निर्देश पर नहीं, बल्कि जनता की सामूहिक चेतना से चल रहा था। गांवों से लेकर शहरों तक एक ही आवाज थी, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। भूमिगत आंदोलन। जब खुले रूप में आंदोलन दबा दिया गया, तब भूमिगत गतिविधियां शुरू हुई। जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने गुप्त रूप से आंदोलन को आगे बढ़ाया। गुप्त रेडियो प्रसारण, पर्चे और संदेशों के जरिए जनता को जोड़े रखा गया। ये चरण दिखाता है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ मंचों से नहीं, बल्कि जोखिम उठाने वाले साहसी व्यक्तियों से चलती है। सरकारी दमन और क्रूरता। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग किया। गोलियां चली, लाठियां बरसी और हजारों लोग जेल में डाल दिए गए। कई स्थानों पर निर्दोष लोगों की जान गई। फिर भी आंदोलन पूरी तरह दबाया नहीं जा सका। दमन जितना बढ़ा, जनता का गुस्सा उतना ही गहरा होता गया। ये साफ हो गया कि अब शासन केवल ताकत के सहारे टिका है, नैतिक समर्थन उसके पास नहीं बचा। गांधी जी का कारावास और व्यक्तिगत क्षति। आगा खान पैलेस में नजरबंदी के दौरान गांधी जी ने भारी व्यक्तिगत पीड़ा झेली। वहीं उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन हुआ और उनके सचिव महादेव देसाई भी चल बसे। ये समय गांधी जी के लिए अत्यंत कष्टदायक था, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता नहीं छोड़ी। उनके लिए आजादी का संघर्ष व्यक्तिगत दुख से बड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन का ऐतिहासिक महत्व। भारत छोड़ो आंदोलन भले ही तुरंत आजादी न दिला सका, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन की रीढ़ तोड़ दी। ये स्पष्ट हो गया कि भारत अब शासित नहीं रह सकता। प्रशासनिक ढांचा डगमगा गया और ब्रिटिश नीति निर्माताओं को यह स्वीकार करना पड़ा कि भारत पर लंबे समय तक शासन असंभव है। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता को अपरिहार्य बना दिया। गांधी दर्शन, सत्य, अहिंसा, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का गहन विश्लेषण। भूमिका। गांधी को समझने की असली चाबी। अगर गांधी जी को सिर्फ आंदोलनों से समझोगे तो आधी तस्वीर ही दिखेगी। उनका असली प्रभाव उनके दर्शन में है। महात्मा गांधी पहले विचारक थे, बाद में नेता। उनका हर आंदोलन उनके दर्शन का प्रैक्टिकल वर्जन था। गांधी दर्शन कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने लायक सोच है। सीधी लेकिन बेहद पावरफुल। सत्य, ट्रूथ। गांधी दर्शन की रीढ़। गांधी जी के लिए सत्य बोलना ही सब कुछ नहीं था, बल्कि सत्य पर जीना सबसे बड़ा धर्म था। उनके अनुसार सच परिस्थितियों के हिसाब से बदलता नहीं, बल्कि इंसान की समझ बदलती है। उन्होंने बार बार कहा कि अगर सच के रास्ते पर चलने से नुकसान भी हो, तब भी उस रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए। यही कारण था कि उन्होंने जेल जाना स्वीकार किया, लेकिन अन्यायपूर्ण समझौतों से दूरी बनाए रखी। गांधी जी का सत्य व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों स्तरों पर था। वे अपने विरोधियों के साथ भी छल नहीं करते थे। उनके लिए राजनीति भी नैतिकता से अलग नहीं थी। यही सोच ब्रिटिश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि वो झूठ और ताकत के सहारे शासन कर रही थी। अहिंसा, नॉन वायलेंस, कमजोरी नहीं, रणनीति। अहिंसा को अक्सर लोग डर या कमजोरी से जोड़ देते हैं, लेकिन गांधी जी की अहिंसा बिल्कुल उल्टी थी। उनके लिए अहिंसा का मतलब था हिंसा करने की क्षमता होते हुए भी उसे न करना। यह साहस का उच्चतम रूप था। अहिंसा ने विरोधी को नैतिक रूप से असहज कर दिया और जनता को डर से मुक्त किया। गांधी जी मानते थे कि हिंसा तात्कालिक जीत दिला सकती है, लेकिन स्थायी शांति नहीं। अहिंसा संघर्ष को लंबा बनाती है, लेकिन समाज को अंदर से बदल देती है। यही वजह है कि गांधी का आंदोलन सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता का आंदोलन बना। सत्याग्रह, आत्मबल का प्रयोग।
सत्याग्रह गांधी दर्शन का व्यावहारिक रूप था। इसका अर्थ था सत्य के लिए आत्मबल से संघर्ष करना। सत्याग्रही न तो भागता है और न ही मारता है, वो अन्याय को सहता जरूर है लेकिन स्वीकार नहीं करता। जेल जाना, संपत्ति की कुर्बानी देना और अपमान सहना, ये सब सत्याग्रह का हिस्सा थे। सत्याग्रह ने संघर्ष को हिंसक टकराव से निकालकर नैतिक दबाव में बदल दिया। जब हजारों लोग बिना हथियार लाठियां खाते रहे तो दुनिया ने पूछा, गलत कौन है? यही सवाल ब्रिटिश शासन को कमजोर करता गया। स्वदेशी, आर्थिक आजादी की नींव। गांधी जी समझते थे कि राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक आर्थिक गुलामी खत्म न हो। स्वदेशी का मतलब सिर्फ विदेशी सामान का बहिष्कार नहीं था, बल्कि स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना था। चरखा इसका सबसे बड़ा प्रतीक बना। स्वदेशी ने गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की। इससे रोजगार पैदा हुआ और आत्मसम्मान बढ़ा। गांधी जी का मानना था कि अगर गांव मजबूत होंगे तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। ये विचार आज के लोकल फॉर वोकल जैसे अभियानों से सीधा जुड़ता है। आत्मनिर्भरता और सादगी। गांधी जी का जीवन सादगी का लिविंग एग्जाम्पल था। कम जरूरतें, कम इच्छाएं और ज्यादा आत्मशांति, यही उनका फार्मूला था। वे मानते थे कि लालच हिंसा की जड़ है। जितना कम चाहिए उतनी कम लड़ाई होगी। आत्मनिर्भरता का मतलब था दूसरों पर अनावश्यक निर्भरता खत्म करना। चाहे कपड़ा हो, भोजन हो या विचार, गांधी जी हर स्तर पर आत्मनिर्भर इंसान और समाज की कल्पना करते थे। सर्वोदय, सबका विकास। गांधी जी का लक्ष्य केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि सर्वोदय था, यानी समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति का उत्थान। उनका प्रसिद्ध विचार था कि किसी भी फैसले से पहले उस सबसे गरीब इंसान के बारे में सोचो जिसे तुमने देखा हो। अगर फैसला उसके काम का है तो वो सही है। ये सोच उन्हें सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि सामाजिक सुधारक बनाती है। छुआछूत के खिलाफ संघर्ष, हरिजन उत्थान और महिला सशक्तिकरण सब इसी दर्शन से जुड़े थे। धर्म और राजनीति। गांधी जी के लिए धर्म किसी एक मजहब तक सीमित नहीं था। उनके लिए धर्म का मतलब था नैतिक जीवन। वे राजनीति को नैतिकता से अलग नहीं मानते थे। यही कारण था कि वे हिंदू मुस्लिम एकता पर इतना जोर देते थे। उनके अनुसार बिना सामाजिक सौहार्द के आजादी अर्थहीन थी। गांधी दर्शन की आलोचना। ये सच है कि गांधी जी के विचारों की आलोचना भी हुई। कुछ लोगों ने उन्हें अव्यावहारिक कहा तो कुछ ने धीमा, लेकिन आलोचना के बावजूद ये भी सच है कि उनके विचारों ने दुनिया भर के आंदोलनों को प्रभावित किया। चाहे वो नागरिक अधिकार आंदोलन हो या शांतिपूर्ण विरोध के आधुनिक रूप। स्वतंत्रता, विभाजन और गांधी जी के अंतिम वर्ष। भूमिका, आजादी मिली पर कीमत भारी थी। एक 946 तक भारत की आजादी तय मां सबसे बड़ा सवाल था। सत्ता हस्तांतरण के साथ साथ सांप्रदायिक तनाव चरम पर था। महात्मा गांधी जिस भारत का सपना देख रहे थे, एकता, सहअस्तित्व और नैतिक राजनीति, वो सपना इस दौर में सबसे ज्यादा चुनौती में था। ये उनके जीवन का सबसे दर्दनाक और विरोधाभासी चरण था। स्वतंत्रता की घोषणा और विभाजन की सच्चाई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन उसी के साथ देश का विभाजन भी हुआ। भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बने। लाखों लोग अपनी जड़ों से उखड़ गए। हिंसा भड़की और निर्दोष जाने गई। ये राजनीतिक निर्णय था, लेकिन इसकी कीमत आम जनता ने चुकाई। गांधी जी इस निर्णय से अंदर तक टूट गए। उनके लिए आजादी का मतलब खून खराबा नहीं, बल्कि इंसानी गरिमा थी। गांधी जी का आजादी से दूरी बनाना। जब देश जश्न मना रहा था, गांधी जी दिल्ली या किसी मंच पर नहीं थे। वे बंगाल में थे, दंगों के बीच, पीड़ितों के साथ। उन्होंने न तो झंडा फहराया और न ही भाषण दिया।
ये उनके चरित्र का सबसे सशक्त संकेत था। उनके लिए आजादी तब तक अधूरी थी जब तक समाज शांति में न हो। ये व्यवहार उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करता है, पॉपुलर से ज्यादा प्रिंसिपल्ड। दंगों के बीच शांति का संघर्ष। देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा फैल चुकी थी। गांधी जी ने उपवास को हथियार बनाया, दबाव बनाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोरने के लिए। उनके उपवास ने हिंसक लोगों को भी सोचने पर मजबूर किया। ये दौर दिखाता है कि गांधी जी सत्ता से नहीं, अंतरात्मा से लड़ते थे। दिल्ली और नोआखाली, इंसानियत की आखिरी उम्मीद। नोआखाली, बंगाल और बाद में दिल्ली में गांधी जी ने पैदल यात्राएं की, शरणार्थियों से मिले और दोनों समुदायों से शांति की अपील की। वे किसी एक धर्म के नेता नहीं बने, वे सिर्फ इंसान बने। उन्होंने ये साफ कहा कि अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो मुस्लिम भी सुरक्षित नहीं होंगे, और उल्टा भी। ये सोच उस समय अलोकप्रिय थी, लेकिन नैतिक रूप से सबसे सही। राजनीतिक अलगाव और आलोचना। इस दौर में गांधी जी को आलोचना का सामना करना पड़ा, अपने ही देश में। कुछ लोग उन्हें अव्यावहारिक कहने लगे, कुछ ने देशद्रोही तक कहा। यह विडंबना थी कि जिस व्यक्ति ने देश को आजादी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, वही आजादी के बाद सबसे अकेला पड़ गया। लेकिन गांधी जी ने कभी अपना रास्ता नहीं बदला। वे बहुमत की तालियों से नहीं, सत्य से चलते थे। अंतिम उपवास और नैतिक विजय। जनवरी 1948 में गांधी जी ने अंतिम उपवास रखा। उनका उद्देश्य था दिल्ली में शांति बहाल करना और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये उपवास सफल रहा। हिंसा रुकी, भरोसा लौटा। ये गांधी की आखिरी बड़ी सार्वजनिक जीत थी, बिना किसी सत्ता या पद के। हत्या, विचार बनाम घृणा। 30 जनवरी 1948 को एक प्रार्थना सभा के दौरान गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, बल्कि सहिष्णुता और संवाद की हत्या थी। लेकिन विचार गोली से नहीं मरते। गांधी जी का शरीर गया, लेकिन उनका नैतिक प्रभाव बचा रहा। गांधी की विरासत। आज के भारत के लिए सवाल। आज का भारत तेज है, मुखर है, लेकिन अक्सर अधीर भी। ऐसे समय में गांधी असुविधाजनक लगते हैं, क्योंकि वे सवाल पूछते हैं, क्या विकास इंसान को पीछे छोड़ रहा है? क्या बहुमत का मतलब न्याय है? गांधी हमें आराम नहीं देते, वे हमें अकाउंटेबल बनाते हैं। महात्मा गांधी की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि गांधी किसी तारीख पर मरने वाला इंसान नहीं थे। वे एक सवाल थे जो हर पीढ़ी से पूछा जाता है, जब रास्ता आसान और गलत हो और सही रास्ता कठिन लगे, तब आप क्या चुनेंगे? गांधी कहते हैं, शक्ति बाहर नहीं होती, वो तब पैदा होती है जब इंसान सच के साथ खड़ा होता है। अगर ये कहानी आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर करे, तो समझिए गांधी आज भी जिंदा है। ऑडियो बुक अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।